देखो यार यहाँ पे सवाल देखते हैं अपने पास, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होगा। ध्यान से समझ लेना उस चीज को। ये जो क्वेश्चन दिया था मैंने, यहाँ पे क्या दे रखा था कि एक पार्टिकल है जो कि ऐसे सर्कुलर पाथ पे थीटा एंगल मूव कर रहा है। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ पे थीटा एंगल मूव कर रहा है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? v। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? v। और इस पॉइंट पे वेलोसिटी भी वही है, स्पीड तो सेम ही है, बस यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, ये दे रखा है, थोड़ा सा इसको इंक्लाइंड बना लेते हैं। ये ऐसा कर्व दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे दे रखा है, ये भी वेलोसिटी कितनी है? v के बराबर। ठीक है, अब एक बात सोचो, ये एंगल भी कितना होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, मतलब ये थीटा एंगल मूव किया सर्कुलर पाथ पे, तो ये हमारी कितनी क्या होगी? ये v इनिशियल होगी, और ये जो होगी वो कौन सी होगी? v फाइनल। ये इनिशियल वेलोसिटी होगी और ये फाइनल वेलोसिटी होगी। तो हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना था। ठीक है, यहां से देख लो पहले, ये तो हॉरिजॉन्टल है, ये वाला एंगल देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 होगा, तो ये भी फिर कितना हो जाएगा? थीटा के बराबर। ठीक है, ये चीज क्लियर होगा सभी को? ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा के बराबर। समझ आया? ये एंगल समझ आया? सबसे पहले ये बताओ, ये आ गया। मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ये है और फाइनल वेलोसिटी है जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये एक इनिशियल वेलोसिटी है, v इनिशियल जो है वो क्या है? v, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो ये है v के बराबर। ठीक है, और ये एंगल कितना है? थीटा। सवाल यही है, देखो सवाल यही हो गया कि इनिशियल वेलोसिटी ये रहा इस डायरेक्शन में, फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, थीटा एंगल पे है vf। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ या ना, ये बताओ। क्लियर हुआ ये चीज? देखो अब यही डायग्राम इससे बस निकालना था, बाकी तो सवाल आसान ही था। क्लियर हो गया? बस उसके बाद क्या करना अपने को, डेल्टा v वेक्टर इक्वल्स टू, डेल्टा v वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा? v फाइनल माइनस v इनिशियल, यही आएगा। ये किसके बराबर? तो v फाइनल प्लस माइनस ऑफ v इनिशियल के बराबर। क्या करते हैं हम लोग, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको रिवर्स करो, तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है, ये तो एज इट इज रह जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी इधर की तरफ था, तो अब हमारा किधर की तरफ हो जाएगा? इधर के डायरेक्शन में। ये माइनस v इनिशियल, ये एंगल थीटा के बराबर होगा। ठीक है, अब हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, तो डेल्टा v इक्वल्स टू, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो देखो यार, a और b के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो यहां से हम लोग फॉर्मूला क्या अप्लाई कर सकते हैं? तो v इनिशियल का स्क्वायर प्लस v फाइनल का स्क्वायर माइनस 2v इनिशियल v फाइनल cos थीटा के बराबर। देख के डरो मत, क्योंकि यार मैंने जो फॉर्मूला लिखा है बस ये लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, बस ये लिखा है। ऐसा कोई नहीं है कि v इनिशियल अलग v फाइनल अलग, कुछ इस तरह का कोई अलग फॉर्मूला नहीं। सबकी वैल्यू पुट कर दो स्क्वायर रूट के अंदर, ये कितना होगा? v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा के बराबर, यही आएगा। यहां से अगर देखें स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना आएगा? 2v स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos थीटा के बराबर। अब बारी ये है कि कल जो एक फॉर्मूला बताया था cos 2 थीटा का, याद करो, उसी का यूज करना अपने को। अब एक जो फॉर्मूला मैंने बताया था cos 2 थीटा का, वो फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो देखते हैं यार cos 2 थीटा की वैल्यू किसके बराबर? cos 2 थीटा इक्वल्स होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये बताओ, ये फॉर्मूला कल ही बताया था, भूल तो नहीं गई ये चीज? याद है सभी को? हाँ या ना, ये बताओ। cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, याद है? तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा के बराबर लिख सकते हैं।
1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी अगर 1 माइनस कॉस थीटा हुआ तो क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। भाई ये समझ आया सभी को? बस ये स्टेप बताओ फटाफट, उसके बाद सवाल खत्म। ये बताओ समझ आया सभी को? हाँ है कि ना? तो बस यहाँ से उठा करके पुट कर देना है, कल ही वाला काम करना है यार उसमें। तो 2v स्क्वायर इंटू कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर यही आएगा। बस यहाँ से सॉल्व करो, कितना आएगा 2 इंटू 2 के बदले 2 v स्क्वायर की जगह v साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह साइन थीटा बाई 2 यही आएगा। तो यहाँ से हमारा चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा तो 2v साइन थीटा बाई 2। यहाँ पे देख लो लिख देता हूँ मैं 2v साइन थीटा बाई 2 के बराबर। चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा 2v साइन थीटा बाई 2। ये बताओ समझ आया सभी को? यार हो जाना चाहिए था या नहीं ये बताओ पहले तो। ये सवाल आपसे हो जाना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये बताओ भाई, हो जाना चाहिए था या नहीं यार? ये बताओ पहले यार। मतलब तुम लोग ऐसा समझ लेते हो कि मैं तो बहुत अलग ही सवाल दे रहा हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं ना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये पार्ट जो है ना वेक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब जो सारे चैप्टर में आएगा आपको, जहां भी वेक्टर से रिलेटेड आएंगी चीजें, तो यहाँ जो आगे पढ़ने वाले हैं वही वाला पार्ट काम में आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से समझना इस चीज को। यही चीज नहीं समझ आता है और बच्चे आगे चल के क्या दिक्कत होती है, जैसे एनालिसिस हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, इन सब में इस पार्ट का काम आने वाला है। ठीक है, आगे हर एक चैप्टर्स में वेक्टर का सबसे ज्यादा चीज अगर कोई यूज होगा ज्यादा पार्ट, तो ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ यही पार्ट यूज होने वाला है। ठीक है, तो एक बात ध्यान से समझ लेना कि ये टॉपिक तो अपने को पूरा पूरा एकदम क्लियर समझ आना चाहिए, तभी कुछ काम होगा। चलो यहाँ से देखो, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ टू डायमेंशनल वेक्टर या 2D वेक्टर। ठीक है, चलो यार एक बार देखो यार, यूनिट वेक्टर के बारे में मैंने बता दिया था, आई जे के ये सब चीजें बताया था मैंने हम लोग को। यूनिट वेक्टर के बारे में आई जे के ये सब बताया था मैंने। आई कैप जो होता है वो किसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है? आई कैप जो होता है वो किसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है? आई कैप जो होता है वो किसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई कैप वाई एक्सिस के लॉन्ग, जे कैप जेड एक्सिस के लॉन्ग, के कैप। वो सब भी थोड़ा सा इसमें काम आएगा। ठीक है, मैंने सारा यूज वगैरह बता दिया था आप लोगों को। ठीक है, चलो यार समझते हैं रिजोल्यूशन ऑफ 2D वेक्टर। तो एक बार देखो, जैसे मान लो अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट लिया अपन ने। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा हूं। पहले एक काम करता हूं, पहले मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहा हूं। इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, और इसी ऑब्जेक्ट पे, सेम ऑब्जेक्ट पे मैं अगर 20 न्यूटन का फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगा दूं किसी एंगल थीटा पे, मान लो अब ये थीटा एंगल पे लगा रहा हूं, तो एक बार सोचो अगर सेम टाइम तक दोनों पे फोर्स लगाए तो ये सेम ही डिस्टेंस जाएंगे या फिर अलग अलग? मान लो 10 सेकंड तक लगाया मैंने, 40 इक्वल्स टू 10 सेकंड मैंने लगाया, 10 सेकंड तक दोनों पे फोर्स लगाते रहा मैं दोनों पे। ये बताओ कि ये अगर मान लो जितना दूर चला ये भी उतना ही चलेगा या अलग डिस्टेंस चलेगा? पहले ये बताओ, थोड़ा सा समझते हैं क्या आखिर रिजोल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, क्या कैसे जो भी वेक्टर का कंपोनेंट अगर निकालेंगे तो एक्चुअल में ये बताएगा क्या। तो एक बात बताओ, अगर इस डायरेक्शन में मैं ऐसे 20 लगा रहा हूँ और इस वाले केस में 20 न्यूटन इस थीटा पे लगा रहा हूँ, दोनों केस में वो अलग अलग डिस्टेंस जाएगा, ये चीज कंफर्म। भाई मैं तो लगा तो 20 लगा रहा हूँ, 20 न्यूटन फोर्स ही लगा रहा हूँ इधर के डायरेक्शन में, यहाँ भी 20 ही लगा रहा हूँ इस ब्लॉक पे। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पे पूरा का पूरा 20 न्यूटन जो है इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने में लग रहा है, यहाँ पे
पूरा का पूरा 20 न्यूटन इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने में लग रहा है, जबकि इस वाले केस में 20 न्यूटन का एक कंपोनेंट लग रहा है। ध्यान से समझना इस चीज को, यहाँ पे 20 न्यूटन पूरा पूरा लग रहा है इसमें, जबकि इस वाले केस में क्या हो रहा है, 20 न्यूटन का एक पार्ट जो है, कुछ पार्ट होगा वो इसको मूव कराने में लग रहा है, जो कि उससे कम है, इसीलिए ये कम चलेगा। हाँ या ना, ये बताओ, समझ आया सभी को, हाँ कि ना? इस वाले में पूरा का पूरा 20 न्यूटन इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कराने में लग रहा है, लेकिन इस वाले में 20 न्यूटन का कुछ पार्ट इधर लग रहा है, कुछ पार्ट इधर लग रहा है। क्लियर हुआ ये चीज, हाँ या ना, ये बताओ? इसीलिए ये थोड़ा कम चलेगा, ये थोड़ा ज्यादा चलेगा। तो एक बात देखो, ये जो 20 न्यूटन का कुछ पार्ट जो इधर की तरफ लग रहा है ना, जो भी पार्ट इधर लग रहा है, उससे वही हमारा क्या होगा कि 20 न्यूटन फोर्स का कंपोनेंट कहलाएगा इस डायरेक्शन। समझ आया सभी को कि जो पार्ट, भले अब 20 न्यूटन का 10 न्यूटन का पार्ट इधर लगे, 12 न्यूटन लगे, 13 न्यूटन लगे, तो जो भी पार्ट इधर लग रहा है वो हमारा क्या होगा, इस डायरेक्शन में हमारा इस 20 न्यूटन का कंपोनेंट। बचा हुआ जो होगा बाकी इस डायरेक्शन में, जो 20 न्यूटन का जो इफेक्टिव वैल्यू होगी वो इस डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा, जो इफेक्टिव वैल्यू इधर होगा वो इधर का कंपोनेंट कहलाएगा। मतलब अगर कोई भी वेक्टर, जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, हमने पहले भी देख चुके हैं ये चीज, तो जो भी कंपोनेंट या जो भी इफेक्टिव पार्ट जो है इस फोर्स का, जो इस डायरेक्शन में लगे या इस डायरेक्शन में लगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, कंपोनेंट। यही हमारा क्या होगा, इस वेक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। एक बात ऐसे सोचो, क्या 20 न्यूटन जब मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, इसका कोई भी पार्ट इस डायरेक्शन में इफेक्टिव होगा क्या, हाँ या ना, ये बताओ? मैं किसी ब्लॉक को ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींच रहा हूँ, क्या कोई भी 20 न्यूटन का कोई भी पार्ट जो है वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा क्या, हाँ या ना, ये बताओ? नहीं लगेगा। यार आप 20 न्यूटन हॉरिजॉन्टल में लगा रहे हो, तो ये उसका कोई भी पार्ट इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा, यानी इसका इफेक्टिव पार्ट, इफेक्टिव वैल्यू इस डायरेक्शन में 0 होगी, यानी 20 न्यूटन का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 0 होगा। तो सिंपली अगर एक बार देखो यार, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट अगर आप निकाल रहे हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब ये क्या होगा कि उस पर्टिकुलर वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू इस डायरेक्शन में लगा दो, कि कितनी वैल्यू, क्या वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू क्या है इस डायरेक्शन में, इसकी इफेक्टिव वैल्यू इस डायरेक्शन में क्या है, वही इसका क्या होगा, कंपोनेंट। समझ आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ, हाँ या ना, ये बताओ? समझ आया सभी को? कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ कि 20 न्यूटन का इधर इफेक्ट क्या हुआ, 20 न्यूटन का इधर इफेक्ट। 20 न्यूटन का पूरा पूरा इफेक्ट ऐसे लग रहा है, तो इसीलिए ये पूरा पूरा जो कंपोनेंट जो होगा 20 न्यूटन का, वो इधर के डायरेक्शन में वही होगा, ऊपर के डायरेक्शन में 0 हो जाएगा। ठीक है भाई? तो एक बार देखो ये कैसे निकालते हैं हम लोग। एक मतलब ये हो गया कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, क्या लिखते हैं इसको, कंपोनेंट ऑफ। रिजोल्यूशन मतलब यही कंपोनेंट निकालने का जो प्रोसेस होता है उसी को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलेंगे। ठीक है? तो यहां से हम लोग देखते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन, इन अ डायरेक्शन लिख लेते हैं, इन अ डायरेक्शन इज डिफाइंड एज, इज ऐसे लिख लेते हैं, इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ, इज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ that vector, effective value of that vector, ठीक है, in effective value of that vector in that direction, in that direction। ठीक है? एक मतलब तो ये समझ में आया, ठीक है, कि उस वेक्टर का इफेक्टिव वैल्यू क्या होगा। जैसे मान लो एक बात, एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे अगर एक बार देखो, मैं मान लो ये एक्सेस ले रहा हूँ, ये वाई एक्सिस, ये इधर की तरफ कितना जा रहा हूँ, 3 मीटर, ऊपर के डायरेक्शन में 4 मीटर। ठीक है? नीचे के इधर एक्स में कितना गया, 3, वाई में कितना, 4। तो इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि इधर की तरफ में 5 मीटर गया, हाँ या ना, ये बताओ? अगर इधर की तरफ 3 मीटर गया, इधर 4, तो कितना दूर गया, 5 मीटर, हाँ या ना, ये बताओ? ये 3 इधर, 4 इधर, तो कितना गया, 5। अब एक बात सोचो, इसका मतलब क्या होगा कि 5 का कंपोनेंट x में 3 होगा और y में कितना होगा, 4। मतलब कैसे कि इस 5 की इफेक्टिव वैल्यू 3 हुई x में और y में 4 हुई।
यानी आप अगर 5 मीटर इधर की तरफ जा रहे हो, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप x में 3 जा रहे हो और y में कितना जा रहे हो 4। तो एक तरह से है क्या कि इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो 5 मीटर है उसका इफेक्ट हमने x में निकाला और y में निकाला, और जो इफेक्ट निकाला वही हमारा क्या होगा x और y कंपोनेंट। क्या ये क्लियर हो गया सभी को, हाँ या ना? 5 मीटर का x में 3 y में 4, यही हमारी इसकी इफेक्टिव वैल्यू होगी। क्लियर हुआ ये चीज, हाँ या ना ये बताओ। तो ये हमारा क्या होगा, ये 5 का कंपोनेंट x में होगा और ये y में कंपोनेंट होगा। तो कंपोनेंट का सिंपली मतलब यही होना चाहिए कि इफेक्टिव वैल्यू उस वेक्टर का, जैसे 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का x में इफेक्ट 3 मीटर है, y में 4 मीटर है, तो वही इसका x और y कंपोनेंट होगा। ठीक है, एक और मतलब क्या रहेगा, ये तो पहला मतलब हो गया। दूसरा मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो अगर आप एक वेक्टर ऐसे ले रहे हो, ठीक है, ये वेक्टर हमने कोई भी ले लिया, एक वेक्टर ए। अब इसका अगर कंपोनेंट निकालना है, तो कंपोनेंट अगर मान लो मैं x के अलावा निकाल रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप अगर शैडो, अगर सपोज लाइट रे अगर इंसिडेंट करो, आप क्या करो, लाइट रे अगर इंसिडेंट करो इसके ऊपर, ठीक है, इस वेक्टर पे, जैसे मान लो अगर आपको y कंपोनेंट निकालना है, तो क्या करोगे, आप क्या करोगे कि आप y एक्सिस के परपेंडिकुलर जो है वो पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करो, y एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करो, जो इसके ऊपर आएगा, y एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करो, जो इसका शैडो लेंथ बनेगा, ये देखो ऐसा ही शैडो बनेगा, वो इसका y कंपोनेंट होगा। ठीक है, और जो अगर आपको x कंपोनेंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, x एक्सिस के परपेंडिकुलर पैरेलल लाइट रे डालो, जो इसका लेंथ ऑफ शैडो बनेगा वो इसका x कंपोनेंट हुआ। क्या एक दूसरा मतलब जो मैंने बताया वो भी समझ आया सभी को, कि अगर आप x कंपोनेंट, ये अगर कंपोनेंट निकाल रहे हो किसी लाइन के लॉन्ग, यानी क्या हुआ कि आप उस वेक्टर को ऐसे रखो और पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करो, जो शैडो की लेंथ बनेगी वही हमारा क्या होगा, x और y कंपोनेंट, वो हमारा क्या होगा x और y कंपोनेंट। आप x एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइट रे इंसिडेंट करो, जो इस पे x एक्सिस पे शैडो बनेगा वो x कंपोनेंट, y के परपेंडिकुलर लाइट रे ड्रॉ करो, जो y के परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये हमारा क्या होगा, जो शैडो की लेंथ बनेगी वो y कंपोनेंट होगा। तो एक तरह से बेसिकली हमारा क्या होगा, लेंथ ऑफ शैडो भी बोल सकते हैं। ये थोड़ा अपने ज्योमेट्रिकली समझने के लिए थोड़ा सा यूजफुल होगा, लेकिन एक्चुअल मीनिंग जो होगा वो हमारा यही होगा। समझ आया इतना सभी को, हाँ या ना ये बताओ, क्या यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, किसी भी वेक्टर का जो है ना ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। ठीक है, एक तरह से हमारा क्या है कि जो कंपोनेंट होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, कंपोनेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो, ठीक है, ऑन दैट एक्सिस, ऑन दैट लाइन, ठीक है, if parallel light rays, parallel light rays are, if parallel light rays are incident on, parallel light rays are incident on vector perpendicular to it, perpendicular to it। अगर हमने उस वेक्टर के परपेंडिकुलर अगर जो लाइट रे इंसिडेंट किया, ये नीचे दिख नहीं रहा ना, यहां से आर इंसिडेंट, ठीक है, आर इंसिडेंट ऑन वेक्टर परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है ना, मतलब लाइन के परपेंडिकुलर अगर हम लोग क्या करें, लाइट रे इंसिडेंट करें, ठीक है, तो जो शैडो की लेंथ बनेगी वही हमारा क्या होगा, वेक्टर, उस वेक्टर का कंपोनेंट होगा, वही हमारा क्या होगा, उस वेक्टर का कंपोनेंट होगा। क्लियर हो गया ये चीज यहां तक? तो चलो अब हम लोग बात करेंगे अपने पास किसका, कि ऑर्थोगोनल कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये हम लोग ऑर्थोगोनल कंपोनेंट का मतलब क्या है, किसी वेक्टर का ऑर्थोगोनल का, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालेंगे, ठीक है,
कि किसी वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग एक दो कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे हम लोग ऑर्थोगोनल कंपोनेंट मतलब क्या निकालेंगे, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। एक वेक्टर कोई भी ये हो गया हमारे पास ए, जो कि इससे थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब एक बार देखो, ये थीटा एंगल अगर फॉर्म कर रहा है तो यहां से क्या आएगा कि एक कंपोनेंट इस वेक्टर का हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग। एक हमें किसके लॉन्ग निकालना है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और दूसरा हमें वाई एक्सिस के लॉन्ग निकालना है। तो ये देखो, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग निकाला, एक वाई के लॉन्ग, दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। दोनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये कैसे कंपोनेंट हुए, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। कैसे हुए, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट हो गए, ठीक है भाई। चलो अब यहां से हम लोग देखते हैं, वेक्टर ए हो गया, ये थीटा एंगल हो गया, ये मान लो ओ हो गया, ये ए हो गया, ए वेक्टर, ओ ए जो रहा वो हमारा क्या हुआ, वेक्टर ए। ओ ए जो हमारा वेक्टर हुआ वो कौन सा हो गया, वेक्टर ए हो गया। अब एक चीज देखो, जब भी अगर जिस लाइन के अलोंग अगर हमें कंपोनेंट निकालना है ना, सबसे पहले क्या करेंगे कि इस वेक्टर के का जो हेड है उससे आप उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है, जो कि लेंथ ऑफ शैडो यही आएगा। आपको अगर y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट निकालना है तो इसके यहां से आप क्या करोगे, इसके ऊपर, इस y एक्सिस के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है। यहां एक बार इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक बार इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है भाई। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, x कंपोनेंट को ax, y कंपोनेंट को ay। क्या यहां तक क्लियर हुआ सभी को? पहले ये बताओ, एक एक पॉइंट ढंग से समझना है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे चल के काफी ज्यादा यूज होने वाला है। क्या यहां तक क्लियर हो गया सभी को? अब एक बात देखो कि ये हमारा ax हो गया और वो क्या हो गया ay, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कि यहां से अगर हम लोग cos थीटा निकाले, ध्यान से समझना इस चीज को। अगर हम लोग ट्राइंगल, मान लो ये m हो गया, ये n हो गया, OAM की बात करें, ट्राइंगल OAM अगर देखें तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी क्या आएगा, OM अपॉन कितना, OA के बराबर, ठीक है। यहां से अगर OM की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर, OA cos थीटा के बराबर। OM इक्वल्स टू क्या आएगा, OA cos थीटा के बराबर, ठीक है। OM जो आएगा उसको हमने क्या नाम दिया है, AX इक्वल्स टू OA जो आएगा वो क्या आएगा, A cos थीटा। AX की वैल्यू कितनी आ गई, तो A cos थीटा के बराबर। इसी ट्रायंगल में अगर हम लोग sin थीटा निकालें, sin थीटा की वैल्यू निकालें, तो sin थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना, तो AM अपॉन कितना, OA के बराबर, AM अपॉन कितना, OA। यहां से अगर बात करें AM इक्वल्स टू कितना आएगा, OA sin थीटा के बराबर, OA की वैल्यू। तो AM हमारे लिए क्या है, AM जो है वो ON के बराबर है, AM हमारा क्या है, ON के बराबर है, और यही हमारा AY होगा। AY इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो A sin थीटा के बराबर। AY इक्वल्स टू किसके बराबर, A sin थीटा के बराबर। अब ऐसा सोचो कि हमने x कंपोनेंट क्या निकाल लिया, A cos थीटा, और y कंपोनेंट क्या ले लिया, A sin थीटा के बराबर, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा x कंपोनेंट में cos आएगा और y कंपोनेंट में sin ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं। अपने को ऐसे याद नहीं रखना कि हाँ यार x कंपोनेंट के लिए A cos थीटा ले लिया, y कंपोनेंट के लिए A sin थीटा ले लिया, ऐसा जरूरी नहीं। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद हम लोग एक रिजल्ट में पहुंचेंगे कि आखिर कंपोनेंट कैसे निकालना रहेगा। जैसे मान लो ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये वेक्टर a हुआ, यहां से मान लो अपने पास ये थीटा हो गया, ठीक है। ये अगर थीटा हो गया, ठीक है भाई, ये थीटा हो गया। यहां से हमने क्या किया, O A, ये हो गया M, और ये हो गया N के बराबर, OAMN हो गया। हम x कंपोनेंट के लिए फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और y के लिए भी फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हमारा x कंपोनेंट है, ये हमारा y कंपोनेंट है, AY लिख देते हैं।
अब एक बात देखो, ट्राइंगल हम लोग बात करें ओ ए एन के बारे में, ट्राइंगल ओ ए और एन के बारे में यहां से हम लोग बात करें तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, cos थीटा की वैल्यू बताना जरा क्या आएगा, ट्राइंगल ओ ए एन की बात करें cos थीटा क्या आएगा, चलो भाई बताओ cos थीटा क्या आएगा, ट्राइंगल ओ ए एन cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, यार ये बताओ यार, ओ एन बाई ओ एन बाई कितना ओ ए, बिल्कुल सही है, ओ एन अपॉन कितना ओ ए के बराबर। cos थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ओ एन को क्या लिखेंगे ए बाई ओ ए को ए के बराबर, ये लिखें। यहां से ए वाई इक्वल्स टू क्या आएगा, ए cos थीटा, ए वाई इक्वल्स टू क्या आएगा ए cos थीटा। अब यहां से देखो ए वाई क्या आ रहा था, ए sin थीटा, वहां पे क्या आ गया ए cos थीटा। x कंपोनेंट निकालते हैं, x कंपोनेंट की बात करें तो sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या होगा an अपॉन हाइपोटेनस कितना OA, यहां से sin थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा an, an को हम क्या बोलेंगे, an जो होगा वो किसके बराबर होगा OM के, OM अपॉन कितना OA, और OM हमारा क्या होगा x कंपोनेंट, ये हमारा क्या होगा x कंपोनेंट इक्वल्स टू क्या आएगा a sin थीटा। तो अब एक बात सोचो कि हमारा y कंपोनेंट क्या हो गया, यहाँ पे क्या आ रहा है a cos थीटा, x कंपोनेंट a sin थीटा, यहाँ पे x कंपोनेंट a cos थीटा, y कंपोनेंट a sin थीटा, मतलब थीटा चेंज किया हमने, कुछ अलग ही चेंज हो रहा है, थीटा चेंज, ये cos और sin अपने आप में हेरफेर हो जा रहा है। तो हमारी ध्यान कैसे रखना है कि जिसके साथ एंगल दिया हो, ध्यान से सुनना इस चीज को, जिसके साथ एंगल दिया हो, जैसे यहाँ x एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ था तो x कंपोनेंट में a cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर वाले के लिए a sin थीटा। यहाँ पे देखो y एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है तो y कंपोनेंट के लिए cos और उसके परपेंडिकुलर वाले के लिए sin। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया पहले? अपने को ऐसा ध्यान नहीं रखना है कि x कंपोनेंट a cos थीटा, y कंपोनेंट a sin थीटा, ऐसे याद नहीं रखना है। हमें क्या ध्यान रखना है कि जिसके साथ एंगल दिया हो उसके लिए cos और जिसके साथ नहीं दिया हो दूसरे वाले के लिए, परपेंडिकुलर वाले के लिए sin। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, विद द लाइन, ये ऐसे लिखो, द लाइन विथ विच, द लाइन with which angle is given, angle is given। यार अब एंगल देखो यार, गिवन क्या की बात क्या हुई, जैसे मान लो ये वाला आप एंगल यूज कर रहे हो, वही एंगल हमेशा यूज कर रहे हो, तो जैसे मान लो ये 30 दिया हो तो पता तो हमें ये भी है, लेकिन अगर मान लो 60 यूज करोगे तो आपको इसके साथ दिया तो cos यूज करो, अगर 30 यूज कर रहे हो तो इसके साथ फिर sin यूज करो। ठीक है, अभी क्वेश्चन लेकर के मैं एक्सप्लेन करूंगा। एंगल इज गिवन देन for component along that line use cos theta, and for other line, for other perpendicular line, for other perpendicular line, ये क्या लिखें, given then for component along that line use cos theta, and for line perpendicular to it use sin theta। ठीक है, sin theta। क्लियर हो गया ये चीज? ये आप ध्यान रखना हमेशा, आगे चल के कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इससे रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि आगे चल के हम लोग भूल जाते हैं और आगे कंपोनेंट निकालने से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आती हैं। हमारा जो पूरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होगा उसमें फोर्स का हम लोग कंपोनेंट ही निकालेंगे, और अगर आपको कंपोनेंट नहीं आता है फिर वही चीज हो जाएगा कि ये पूरा समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है फिर ये चीजें? हाँ है ना, ये बताओ।
यहां तक क्लियर हो गया सभी को? चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। अब एक बार देखो, एक कंपोनेंट कुछ एग्जांपल लेकर के हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो सपोज यहाँ पे एक y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस ले लिया अपन ने। यहाँ पे अगर दे रखा है ये चीज a = 30 मीटर दे रखा है, ठीक है, v वेक्टर दे रखा है, कोई भी वेक्टर हो गया, 30 डिग्री दिया हुआ। अगर हमें इसका x कंपोनेंट निकालना है और इसका y कंपोनेंट, तो अब एक बार देखो, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आप 30 डिग्री यूज कर रहे हो, ठीक है, 30 डिग्री अगर यूज कर रहे हो तो 30 डिग्री किसके साथ दिया हुआ है? तो किसके साथ दे रखा है? वो x एक्सिस के साथ। तो क्या यूज करेंगे? v cos 30 डिग्री, यानी 30 * √3/2 कितना आ जाएगा? तो 15√3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगर y कंपोनेंट अगर निकालना हो, इसी 30 का यूज करके निकालना हो, तब की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या करेंगे? इसके साथ एंगल नहीं दिया हुआ है तो साइन यूज करो। तो v sin 30 यानी 30 * 1/2 किसके बराबर? 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड। अब एक बार देखो, कोई ये भी बोल सकता था सर कि मुझे तो ये 60 भी पता है, ये 30 है तो ये 60 पता है मुझे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, 60 का अगर यूज कर रहे हो, if you use थीटा = 60 डिग्री, तो क्या करेंगे? अगर आप 60 यूज कर रहे हो ना, तो 60 किसके साथ दिया हुआ है? y के साथ। तो फिर y के लिए आप cos यूज करोगे, cos 60। आंसर वही आना है, 30 इंटू कितना? 1/2 किसके बराबर? 15 मीटर पर सेकंड। देखो इससे भी यही आया, इससे भी यही आया। और vx = v sin 60, क्योंकि 60 हम किसके साथ यूज कर रहे हैं? y वाला दिया, y के साथ दिया हुआ है, और वो x के लिए यूज कर रहे हैं तो sin। तो कितना आ जाएगा? 30 * √3/2 यानी 15√3 मीटर पर सेकंड। क्या ये चीज क्लियर हो गया? समझ आया? पहले तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्लियर हुआ ये चीज कि अगर 30 हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर मान लो ये 30 यूज कर रहे हैं, 30 किसके साथ दिया हुआ है? x के साथ, तो cos यूज करो, y के लिए sin। अगर आप 60 यूज कर रहे हो तो y के साथ cos यूज करो, x के साथ sin यूज करो। क्लियर हो गया ये चीज? हाँ या ना ये बताओ। चलो यार, फिर अब आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फटाफट अब निकालना आप लोग। ये 37 53 इसमें काफी यूज हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, ये 37 और 53 के लिए आप ये ट्राइंगल याद रख लेना। 37 ये 53 डिग्री, ये 3 ये 4 ये 5, ठीक है। यहाँ से देखो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मान लो एक वेक्टर b हो गया, ये 60 न्यूटन है और ये 37 डिग्री का एंगल है। चलो bx और by की वैल्यू बताओ, bx और by की वैल्यू। बस अब इसके बाद आपको सवाल ही प्रैक्टिस करने हैं, पहले निकालना सीखना है। कैसे निकालेंगे अपन? bx 46 48 by 36, ओके। चलो कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लो अपने पास bx, यहां से देखो यार x के साथ एंगल दे रखा है 37। अगर हम ये 37 यूज कर रहे हैं तो इसके लिए cos यानी 60 cos 37, और cos 37 कितना होगा? 4/5। तो 60 * 4/5 कितना आ जाएगा? 48 न्यूटन। अगर मान लो by की बात करें तो कितना होगा? अगर मैं 37 यूज कर रहा हूं तो क्या लूंगा मैं? sin। तो 60 sin 37 डिग्री, यानी 60 * 3/5 कितना आ जाएगा? तो 36 न्यूटन। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ या ना ये बताओ। 36 न्यूटन। क्या ये चीज क्लियर हो गया? मेरा भी सही था, ठीक है, सही था। एक बार लिख दिया करो ना, उससे मुझे भी भरोसा रहेगा कि हाँ यार सही था। मैं कैसे मान लूं कि सही था तुम्हारा? देखो यार इधर। चलो अगला सवाल। ये जैसे मान लो यहाँ पे एक वेक्टर है b या c वेक्टर मान लो, ये एंगल दे रखा है 53 डिग्री, ये 60 तो दोबारा दे रखा, ये मान लो 10 मीटर है। चलो cx और cy की वैल्यू बताओ, cx और cy की वैल्यू, cx और cy की वैल्यू। चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ से। अगर मान लो मैं देखो cx की वैल्यू, तो ये अगर मैं 53 यूज कर रहा हूं
अगर मैं मान लो cx के लिए अगर जैसे मान लो ये मैं 53 यूज कर रहा हूं तो क्या लिखूंगा 10 cos 53 डिग्री cos 53 कितना होगा 3/5 यहाँ से 10 इंटू कितना 3/5 कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा अगर मैं ये यूज कर रहा हूं तो sin 10 sin 53 10 इंटू कितना sin 53 4/5 तो कितना हो जाएगा 8 के बराबर। ठीक है भाई चलो यार अच्छी बात है समझ आ रहा है। अब अगला सवाल देखते हैं। यहां से ध्यान रखना है इसका एक मैग्नीट्यूड ये नीचे के एक कंपोनेंट नीचे के डायरेक्शन में आएगा और इसका ये इधर की तरफ। ठीक है ना चलो यार लोग मैग्नीट्यूड है ये अपना इसलिए हम नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे। किसी के दिमाग में आया कि हाँ सर ये नेगेटिव क्यों नहीं लिखा हमने तो यार ये कंपोनेंट जो है वो क्या है मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड नेगेटिव थोड़ी होगा ये नेगेटिव होने का मतलब डायरेक्शन बताएगा वो। ठीक है ना तो वो आगे हम लोग देखेंगे उसके बारे में जब हम वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे। चलो यार मान लो एक वेक्टर इधर की तरफ आ गया ये y हो गया और ये x हो गया। ठीक है जो मैं वेक्टर बना रहा हूं वो इधर की तरफ लिया मैंने इस डायरेक्शन में 10 मीटर है। ये हमारा वेक्टर a है वेक्टर a है 10 मीटर। चलो अब इसका x कंपोनेंट बताओ और इसका y कंपोनेंट ax और ay। ये अगर सही से बना दिया आपने मतलब समझ जाओ कि अगर आप ये कंपोनेंट निकालना क्लियर हो गया आपका। जो वेक्टर a है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वेक्टर a x ओ भाई कैसे मतलब जुर्म ढा रहे हो x एक्सिस ये रहा वेक्टर a इधर रहा एंगल कितना जो वेक्टर a है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 0 डिग्री बना। तो बस बात खत्म क्या करना अपने को यहाँ से अगर मान लो हमें 0 डिग्री पता चल गया कि x एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है 0 डिग्री तो 10 cos 0 कितना होगा 10 into 1 किसके बराबर 10 मीटर। y कंपोनेंट में 0 वाला यूज कर रहा हूँ ध्यान रखना 0 यूज कर रहा हूँ तो क्या आएगा 10 sin 0 डिग्री किसके बराबर 0 10 sin कितना आएगा 0 किसके बराबर 0 के बराबर। क्या ये समझ आया ठीक है। वैसे ही मान लो अपने पास अगर मैं वेक्टर एक इधर की तरफ बना दूं ये मान लो 20 न्यूटन का एक वेक्टर b है तो इस b का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट बताना bx और by bx और by। यहां से देखो 20 न्यूटन इधर की तरफ y डायरेक्शन में ये वेक्टर कौन सी एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रहा है x या y ये वेक्टर कौन सी एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रहा है x या y। अरे यार बता दो जल्दी से भाई y के साथ। तो लो भाई y के साथ तो क्या करेंगे dy के लिए 20 cos 0 लेंगे cos 0 120 न्यूटन के बराबर। bx x कंपोनेंट क्या होगा तो sin 0 तो 20 sin 0 डिग्री तो यहां से क्या लिखेंगे 0। अब बोलोगे सर ये तो x के साथ 90 बना रहा है कोई दिक्कत नहीं जब आप 90 यूज करोगे तो क्या लिखोगे 20 cos 90 डिग्री तब भी 0 ही आएगा। अगर आपको ये सोचना है कि सर x के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो जब एंगल x के साथ वाला यूज कर रहे हो तो cos यूज करोगे कितना आएगा cos 90। समझ आया सभी को हाँ या ना ये बताओ अरे जी जल्दी बताओ हाँ या ना। चलो यार अब ये कंपोनेंट निकालना तो अपने को आ गया ठीक है कंपोनेंट निकालना आ गया। अब हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे जो यूनिट वेक्टर जो मैंने उस दिन पढ़ाया था उसी का यूज करने वाले हम लोग। ठीक है तो हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली इसका यूनिट वेक्टर को सॉरी जो कंपोनेंट और वेक्टर निकालने के बाद हम उसको यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखेंगे। क्या लिखते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर in terms of unit vector component of vector in terms of unit vector यूनिट वेक्टर के टर्म्स में कैसे लिखेंगे फिर x ay दिया हुआ है 1 मिनट बेटा
चलो अब यहाँ से देखते हैं हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ, हमें क्या देखना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के टर्म्स में हमें देखना है वेक्टर का कंपोनेंट, ठीक है। जैसे मान लो ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लो हमें एक वेक्टर a दिया हुआ है, ये वेक्टर a है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद सोचो कि ये हमारा x एक्सिस, x के लॉन्ग कंपोनेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, आप इसके हेड से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ये तरीका आप ध्यान रखना, याद रखना, आपको कब काम आएगा, जब 3D वेक्टर का जब कंपोनेंट निकालेंगे ना, उस समय ये चीज काम आएगी। पहले ही मैं बता देता हूँ, ये हमारा x कंपोनेंट हो गया और यहाँ से y कंपोनेंट के लिए हम लोग ये ले लेते हैं, ठीक है। अब एक बात है, ये हमारा x हो गया, ये हमारा a y हो गया, ठीक है। चलो हमें पता है यार x कंपोनेंट कितना होगा, y कंपोनेंट कितना है, ये चीजें तो पता है हमें, ठीक है। हमें क्या करना है बेसिकली, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। वेक्टर फॉर्म में जब लिखना है तो ऐसे सोचो कि यूनिट वेक्टर के बारे में मैंने बताया था उस समय कि मान लो अगर हमें कोई ये चीज बोला जाए कि एक आदमी जो है वो 10 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है वेक्टर a के डायरेक्शन में, ठीक है। अगर एक आदमी 10 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है किधर, वेक्टर a के डायरेक्शन में, ठीक है। वेक्टर a के डायरेक्शन में एक आदमी 10 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है, तो उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखोगे, तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। क्या यही यूज बताया था मैंने, हाँ या ना, ये बताओ। यही यूज बताया था भाई मैंने कि अगर एक वेक्टर हो 10 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट हो, वेक्टर ए के डायरेक्शन में हो, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो 10 मीटर उसका मैग्नीट्यूड लिखो और इनटू जो ए वेक्टर है उसके डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दो। यही काम तो यहाँ करना है। अगर मान लो मुझे वेक्टर ए लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो हमें पता है कि इसका x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट कितना होगा, ax। तो क्या कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो ax किसके लॉन्ग है, x एक्सिस के लॉन्ग, तो उसमें x एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ax आई प्लस y डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, और सॉरी y कंपोनेंट इनटू y डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो। तो वेक्टर a को हम क्या लिखेंगे, ax i कैप प्लस ay j कैप। ये बताओ भाई क्लियर हुआ ये चीज, हाँ या ना। जो वेक्टर a था उसको हमने यूनिट वेक्टर के टर्म्स में कैसे लिखना है, तो भाई x के लॉन्ग वो इतना है, तो x के लॉन्ग जितना है उसका मैग्नीट्यूड इनटू x के लॉन्ग के यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई किया। y के लॉन्ग कितना है इफेक्ट ay उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया इनटू जो y के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। क्या ये बात समझ आ गई सभी को, हाँ कि ना, कि a वेक्टर अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, तो ax i कैप प्लस ay j कैप। क्लियर हुआ ये चीज, सभी बताओ फटाफट हाँ या ना। चलो यार अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a इक्वल्स टू, तो a cos थीटा i कैप, यानी ax तो यही आएगा, अभी निकाल चुके हम लोग काफी बार, प्लस a sin थीटा j कैप, यही लिखेंगे अपन। a वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ax a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप, ठीक है। अब एक बात देखो यार, ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म में, कि वेक्टर a को अगर कंपोनेंट्स के वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, जैसे उनके कंपोनेंट्स के टर्म में लिखना हो, लेकिन यूनिट वेक्टर का यूज करते हो तो ऐसे लिखना हो। मान लो अगर हमें ax और ay दिया हो और हमें पूछा जाए कि a का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, a का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इफ ax and ay is known, if ax and ay are known, अगर ax और ay अगर नोन है तो हम उस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैसे निकालेंगे ये हमें देखना है, ठीक है। तो चलिए ट्राइंगल हम लोग कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल OAM। ट्राइंगल हम लोग कौन सा कंसीडर करते हैं, OAM। ट्राइंगल OAM अगर कंसीडर करें तो यहाँ से क्या आएगा, OA पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ये हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो क्या आएगा, OA का स्क्वायर इक्वल्स टू OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, ये आएगा, हाँ या ना। OA स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, यही आएगा।
ओ ए स्क्वायर को क्या लिखोगे, ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम को क्या लिखोगे, ओ एम हमारा क्या होगा, ए एक्स, ओ एम हमारा क्या होगा, ए एक्स का स्क्वायर, ए एम हमारा क्या होगा, ए वाई का स्क्वायर। तो बस यही हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो आएगा वो किसके बराबर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर के बराबर। a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर हुआ, हाँ या ना। a का जो मैग्नीट्यूड हुआ वो किसके बराबर होगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। यानी अगर हमें x कंपोनेंट पता है, हमें y कंपोनेंट पता है, तो हम क्या करेंगे, तो उनका x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट करो, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड मिल गया। क्या ये समझ आया सभी को? अरे भाई जल्दी बोलो हाँ या ना। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जैसे मान लो कभी कभी x और y कंपोनेंट पता हो, ये x के साथ एंगल पूछेंगे या कभी y के साथ एंगल पूछेंगे। तो मान लो ये x के साथ तो थीटा बना रहा है, y के साथ हमें अल्फा मान लिया हमने। तो एक बार देखो यार, tan थीटा की बात करें तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना होगा am अपॉन बेस कितना होगा om के बराबर। तो tan थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, am की जगह फिर क्या लिखेंगे ay अपॉन ये कितना आएगा ax। ये थीटा किसके साथ है, x एक्सिस के साथ। तो देखो यार किसके साथ है, विथ x एक्सिस, किसके साथ है भाई, x एक्सिस के साथ। अगर हमें मान लो y के साथ पूछा जाए, बेटा ये सब क्वेश्चन आएगा आगे, ध्यान रखना, बताना रहेगा आपको, उस समय ये चीजें यूज करनी है, रिवाइज करना, आप याद रखना इन चीजों को कि कैसे प्रोसीड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उस समय क्वेश्चन में काम आएगा। tan अल्फा निकालना, तो tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा, ये रहा an, ये रहा on। tan अल्फा इक्वल्स टू क्या आएगा, an अपॉन on के बराबर, ठीक है। an हमारा कौन सा कंपोनेंट होगा, x, और on हमारा कौन सा, y। तो यहां से क्या आएगा, ax अपॉन कितना, ay। यहां से देखो ये किसके साथ है, विथ y एक्सिस। ये जो है वो अल्फा जो आया वो किसके साथ है, y एक्सिस के साथ। तो जब x के साथ पूछेंगे एंगल तो ay अपॉन ax, जब y के साथ पूछेंगे तो ax अपॉन ay। क्या यहां तक सभी को क्लियर हो गया, हाँ कि ना, ये बताओ। तो चलो यार मान लो हमें क्या करना है, जब वेक्टर फॉर्म में लिखना है, जैसे ये हमने देख लिया। चलो यार एक सवाल अब हम लोग करते हैं, मान लो कुछ नहीं, वेक्टर फॉर्म में लिखना अपने को। जैसे मान लो मैं एक वेक्टर ले रहा हूँ, यहाँ पे पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है, बस मैं क्या कर रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, बस एक स्टेप हमें आगे बढ़ना है। ये मान लो 30 न्यूटन हो गया, ये एंगल 37 डिग्री हो गया, हमें ये वेक्टर ए हो गया। चलो वेक्टर ए की वैल्यू बताओ, वेक्टर ए को उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना है अपने को, ठीक है, यूनिट वेक्टर का यूज करते हुए। फटाफट लिखो, बताओ अब क्या आएगा। बिल्कुल पीछे जैसा क्वेश्चन किया हमने वैसा ही कर रहे हैं, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, आई कैप जे कैप लिखना है, कंपोनेंट निकालना है, आई जे वैसे ही लिखना है। कुछ आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखना अपने भाई, ये थोड़ी यार मैग्नीट्यूड तो पूरा मैंने दे ही रखा है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे ही रखा है 30 है, 37 एंगल दे ही रखा है। हमें ये लिखना है इसकी जगह, जैसे इसका एक्स कंपोनेंट होगा ax आई कैप प्लस ay जे कैप, ये लिखना होगा ना, ये हमें बताना है, इसके फॉर्म में बताना है कि इसका आंसर इसमें क्या लिखें। चलो देख लेते हैं, x कंपोनेंट निकालो, y कंपोनेंट निकालो। ax इक्वल्स टू क्या आएगा, तो 30, एंगल किसके साथ, x एक्सिस के साथ, तो 30 cos 37 कितना आएगा, तो 30 into cos 37 कितना 4/5, ये किसके बराबर 24। ay इक्वल्स टू कितना आएगा, तो साइन यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 sin 37 डिग्री, कितना आ जाएगा, तो 30 into 3/5 कितना आ जाएगा 18। अब ये यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान रखना आप लोग, जैसे ये इधर की तरफ है पॉजिटिव x और ये पॉजिटिव y दोनों तरफ, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर a इक्वल्स टू 24 i कैप प्लस 18 j कैप। वेक्टर a इक्वल्स टू क्या लिखेंगे,
24 आई कैप प्लस 18 जे कैप। ये समझ आया सभी को? हाँ या ना, ये बताओ। मेन अब हमें साइन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस माइनस का साइन, यही चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। चलो देखो अगला सवाल, मान लो ये एक वेक्टर बी है और ये एंगल कितना है 53 डिग्री, ये मान लो 60 मीटर है, 60 न्यूटन मान लो। चलो बी वेक्टर की वैल्यू बताओ, बी वेक्टर की वैल्यू बतानी है अपने को, बी वेक्टर की वैल्यू बतानी है अपने को। बेटा देखो यार, माइनस प्लस का भी तो ध्यान रखो यार। अब एक बात सोचो कि ये इधर की तरफ ये एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, तो इधर माइनस एक्स है माइनस वाई है, तो इसके अलावा माइनस आई कैप होता है, इधर माइनस जे कैप होता है। यही तो मैं साइन की बात कर रहा हूँ कि साइन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा साइन आ रहा है वो चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस नेगेटिव एक्स में आ रहा है, कि नेगेटिव वाई में आ रहा है, कि पॉजिटिव एक्स में आ रहा है, कि पॉजिटिव वाई में आ रहा है, किधर की तरफ आ रहा है। चलो देखो एक बार, यहां से मैं बोल रहा हूं कि यहां से अगर देखें तो एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, तो -60 cos 53। ध्यान से सुनना इस चीज को, bx ये कितना आएगा -60 cos 53। या फिर ऐसे देख लो, पहले bx निकाल लो, bx कितना 60 cos 53 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 इंटू cos 53 डिग्री किसके बराबर, cos 53 होगा 3/5, तो ये कितना 36। by की वैल्यू 60 sin 53 डिग्री, ठीक है, तो 60 इंटू साइन 53 किसके बराबर, sin 53 आएगा कितना 4/5, 4/5 के बराबर, ठीक है, तो कितना आएगा 48, तो 36 आएगा ये 40। लेकिन अब डायरेक्शन देखो, ये नेगेटिव एक्स है और ये नेगेटिव वाई है, ठीक है, तो बी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, तो -36 आई कैप -48 जे कैप, -48 जे कैप। ये समझ आया सभी को?